गमों की धूप के आगे खुशी के साए। वाह वाह वाह। लोग शायद समझते हैं पीएम इमरान को कि शायद इनकी जिम्मेदारी है। पुलिस के इस इक़दाम को यकीनन सराहना चाहिए। मेरे बहन भाई ने तो मुझे ऑलरेडी कहना शुरू कर दिया कि वो 3 साल में मेरे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। पूरे पाकिस्तानी कौम का रियली सर फख्र से बुलंद कर दिया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तान का झंडा बुलंद होगा। हम दोनों की पार्टनरशिप लगी और हमने वो स्कोर चेज किया और हमने 6 ओवर पहले ही कंप्लीट कर लिया। क्या बात है आपकी। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया बोल है में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब और फ़हीम आपको भी खुशामदीद कहेंगे। पूरा हफ्ता इन्होंने छुट्टी मनाई है, बहुत शुक्रिया। और खैर ठीक हो गए। मैं नाजरीन हफ्ते के पहले दिन आपके साथ होता हूं, फिर उसके बाद पता नहीं ऐसी किसकी मुझे बुरी नजर लगती है कि मैं पूरा हफ्ता साथ नहीं होता। मेरी नहीं हो सकती। आज मैं काला डोरा पहन कर आया, वो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वफाका होगा। खैर नहीं फ़हीम देखें, मेरी तो कम से कम नहीं। इशारा किसकी तरफ था आपका? पता नहीं किसकी तरफ था, लेकिन बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, क्योंकि हमारे पास है काला डोरा। तो अब इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि इस हफ्ते पूरे, लेकिन मसाइल बहुत हो गए हैं फ़हीम, शदीद मसाइल हो चुके हैं, हर कोई परेशान है। कहते हैं ना कि जी ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं कि गमों की धूप के आगे खुशी के साए। वाह 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 वाह। देखिए जी, वक्त मुश्किल है, इम्तिहान का वक्त है, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारनी है, शदर से पैवस्ता रहना है और उम्मीदें बाहर भी रखनी है, क्योंकि गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। इसी बात के साथ आज की शो का आगाज करते हैं नाजरीन। सबसे पहले बड़ी खबर की जानिब बढ़ते हैं, जो कि उमूमन बुरी खबर पता नहीं क्यों होती है। वाकई सही कह रहे हैं। कौमी खजाने को नुकसान भी ना पहुंचे, अवाम को रियायत भी मिल जाए। निगरान वज़ीर आज़म ने वज़ारत तवानाई को मुश्किल में डाल दिया। अनवारुल हक काकड़ इजलास पर इजलास बुला रहे हैं, लेकिन क्या वाकई कौमी खजाने ने सब्सिडी दिए बगैर अवाम को रिलीफ देने का वो फार्मूला बना लिया है? ये मुमकिन है? ये जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। और नाज़रीन, इस्लामाबाद पुलिस ने इंसानियत की मिसाल कायम कर दी है। 15 पर मौसूल होने वाली एक कॉल बेसहारा खानदान का सहारा बन गई। राशन पहुंचाने वाले पुलिस एहलकार तारीफ के मुस्तहिक और हम सब के लिए मशअल राह हैं। उम्र सिर्फ 16 साल, जहानत बेमिसाल। लो लेवल इम्तिहानात के 34 मज़ामीन में A स्टार ग्रेड हासिल करके नया रिकॉर्ड बनाने वाली पाकिस्तानी तालिबा आज दुनिया बोल है कि मेहमान होंगी। और एशिया कप से कबल भारत को आलमी कप में शिकस्त, पाकिस्तानी ब्लाइंड टीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कौमी हीरोज से आज मुलाकात भी करवाएंगे। ये तो जनाब ये तमाम वो बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में बात होगी। मुझे बड़ा इश्तियाक है इस बच्ची से मिलने का जिसने माशाल्लाह A+ ग्रेड्स लिए हैं। एनी हाउ, अब ट्रेंड्स की तरफ आते हैं तो ट्विटर पर चल रहा है जी इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपको पता है कि लोग इस वक्त बिल बिला रहे हैं। बिजली के बिलों ने लोगों के मीटर को शॉर्ट कर दिया है। मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हो रहा है। ताजिर, क्या सियासी समाजी अफराद के अलावा आम शहरी सभी एहतजाज करने पर मजबूर हैं। बिजली के भारी भरकम बिलों में आयड टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा जोर पकड़ गया है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा, पत्तोकी, फैसलाबाद, कोटद्दू, रहीम यार खान, सक्खर में मुजाहरे हो रहे हैं। और इस ट्रेंड में सारिफीन ने हुकूमत से फौरी रिलीफ देने की दरख्वास्त कर दी है। पता नहीं रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। मैं तो तवक्को क्या इंसान रखे इस सिचुएशन में। बड़ी मुश्किल हालात चल रहे हैं ज़रीर, बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ तक चहमागोइयाँ चल रही हैं कि नेक्स्ट मंथ इससे भी ज़्यादा जो है वो बिल आ सकता है। खैर, हैशटैग के अंदर 2 सितंबर भी शामिल है, क्योंकि ताजिरों ने 2 सितंबर को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ेर असर आते हुए अशराफिया के लिए मुफ्त बिजली, कौम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कना है। अगर आपको याद हो तो अभी एक बड़ी ही ज़बरदस्त बड़े बड़े जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई थी, जो कि एक लॉन में बैठे थे और वहाँ पर भी बड़े चिलर्स रखे हुए थे। कोई 8-10 ओपन एयर लॉन में चिलर्स रख के उन्होंने वो मीटिंग की थी, जिस पर लोगों को एहसास हुआ और अंदाज़ा भी हुआ कि ये तो बेचारे बिजली के लिए बिल पे कर रहे हैं और अपनी जान जोखम में डाल के जो है वो बिल पे कर रहे हैं। लेकिन अशराफिया का हाल देखें कि वो खुली फिजा में भी AC लगाए बैठे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं फ़हीम, अगर आप सोशल मीडिया पर जाकर लोगों की वीडियोस देखेंगे ना, कि मैंने एक शख्स को देखा, उसने लिटरली वो रो रहा था कि मेरी 18,000 रुपया सैलरी है, 4 मेरी बेटियाँ हैं और 26,000 रुपया बिजली का बिल आ गया, मैं कहाँ से पे करूँगा। तो आप दिल टूट रहा था वो वीडियोस देख के कि ये वक्त भी हम पर आना था।
अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल से निकाले, दुआएं की जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं और तीसरे ट्रेंड की तरफ आते हैं जो कि हैशटैग अरशद नदीम है। पाकिस्तान की शान है। जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम भी ट्रेंड में शामिल हैं। कौमी हीरो ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान को पहला मेडल दिलवा दिया है। हंगरी के शहर बुडापेस्ट में होने वाली चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो के मुकाबले में अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल जीता है और गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के नीरज चोपड़ा से आधे मीटर से भी कम फर्क की वजह से दूसरे नंबर पर रहे। और ट्रेंड में सारिफीन अरशद नदीम की जीत का जश्न मना रहे हैं, जबकि ट्रेंड में अब तक हजारों सारिफीन ट्वीट्स कर चुके हैं। जब भारत को हराया हो ना तो वैसे खुशी दुगनी हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इस मरतबा जो है ये भारत को नहीं हरा पाए ना। लास्ट टाइम इन्होंने भारत को हराया था। नीरज चोपड़ा की मैं बात कर रही हूँ स्पेशली, क्योंकि वो सिर्फ आधा फर्क था, आधे मीटर का ऐसा ही था बिल्कुल। काफी क्लोज इनका जो है वो मुकाबला रहा है और बड़ा ही जबरदस्त रहा। लास्ट टाइम भी जब ये जीते थे तो पूरे कौम ने जो है बड़ी खुशियां मनाई थी। हम हंगरी से जीते, ऑस्ट्रेलिया से जीते, लेकिन अगर हमने भारत को पीछे छोड़ दिया है ना तो बस वो उसकी खुशी कुछ और होती है। वो देखे फिर वो एक दिली सुकून की बात आ जाती है। और आजकल जो है वो भारत ऐसे ऐसे काम कर रहा है कि हमें पीछे छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसे चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुली लैंड हो चुका है चांद पर, और iPhone 15 जो है वो भी इंडिया में जो है मैन्युफैक्चर होने जा रहा है। तो इन चीज़ों पर भी हमें नज़र रखनी चाहिए और इनका मुकाबला करने के लिए भी हम तैयार हैं। सिर्फ और सिर्फ सियासी सूरत हाल जो है मुल्क की थोड़ी सी स्टेबल अगर हो जाए तो हम ये काम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। सारिश, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए इस वक्त हमारी तरजीहात ही फ़हीम कुछ और हैं। अगर तो हम अपनी तरजीहात को तब्दील करके उनमें ये चीज़ें शामिल करेंगे तो शायद बहुत पहले हम ये सब कुछ कर चुके होते, लेकिन हमने नहीं किया। पता नहीं क्यों हम लोग बस इसी चक्कर में इक़्तिदार की दौड़ में भागने लगे, मफाद की दौड़ में सब बंद गए। तो चीज़ें जो है ना वो जिस तरह होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाएंगी। लेकिन जैसा कि आपने सुना है ना कि जी जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो हम जबकि जीत चुके हैं ये एक मेडल हमारे लिए, तो आपको बताएं कि नीरज चोपड़ा के कोचेस की अगर आप लिस्ट चेक करें तो आपको पता चले कि इंटरनेशनल कोचेस जो हैं उनके पास 3 से 4 कोचेस हैं इंटरनेशनल जिनसे वो ट्रेनिंग लेते हैं। जबकि हमारे पास जो है नदीम अरशद के पास और कोई जो है वो कोच इंटरनेशनल नहीं है, जबकि वो खुद साख्ता तौर पर ट्रेनिंग लेते आए हैं। एक कोच हैं उनके पाकिस्तानी, पर आप ये मुकाबला अगर आप देखें और ये डिफरेंस अगर आप चेक करें कि उनके पास कितनी तैयारी का मौका है और हमारे पास नहीं है, उसके बावजूद भी हम कितना क्लोज वो फैसिलिटीज नहीं है उस तरीके से। जब जाहिर है कि हमें वो प्रेफरेंस पर हमें सपोर्ट ही नहीं किया जाएगा तो हम अपनी मदद आपके तय जब इस हद तक भी आ जाएंगे तो बड़ी बात है। रियलिटी में वी आर द गली बॉयज। आगे बढ़ते हैं जनाब। किस किस को बिजली मुफ्त मिलती है, तफसीलात बताई जाएं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इंतज़ामिया को हिदायत कर दी। हंगामी इजलास में अवाम को फौरी रिलीफ देने के इक़दाम का हुक्म भी दे दिया। कहा 48 घंटे में बिल्स में कमी के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ। ऐसा मुमकिन नहीं कि अवाम मुश्किल में हो और अफसरान को मुफ्त बिजली मिलती रहे। मैं एक चीज़ और भी वाज़ेह कर दूँ, अभी ये भी नहीं फ़हीम पता कि ये नेपरा के साथ तो ये सब डीलिंग हो रही होगी। ये जो के इलेक्ट्रिक का मामला बिल्कुल अलग है, पता नहीं इसको भी कुछ रिलीफ के लिए कुछ किया जाएगा या नहीं। इसी सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ सेनेटर गौस नियाजी भी मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नियाजी साहब, वेलकम टू द शो। ये बताइएगा सर कि बड़ी ही ये हमें सुनने में आ रही है, चहमा गोइयाँ चल रही हैं कि मियाँ साहब इसी महीने जो है वो वापसी का ऐलान कर सकते हैं। कितनी सदाकत है इसमें? इसमें मुराद मेरे ख्याल अक्टूबर में अब ऐलान हो गया है, शहबाज शरीफ साहब ने कर दिया, तो अक्टूबर में आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा। और जी अक्टूबर तक कोई ना कोई इलेक्शन की डेट के बारे में भी कंफर्म हो चुका होगा। और हमने तो हमारा जो वफद इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त किया है कि जितना जल्दी से जल्दी जो है वो हल्का बंदियाँ और वोटर लिस्टें बनाई जाएं, ताकि जो जिस बहरान से हमारा मुल्क गुजर रहा है, एक इक़्तिदार एक मुस्तक़िल हुकूमत के हवाले हो और जो आवाम के सही नुमाइंदा हो और फिर आगे चल के मुल्क आवाम के मसाइल को हल करे। सही आपने न्याजी साहब मसाइल के हल की बात की है, तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा। कल आबिद शेर अली ने भी इस पर बात की है और लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि बिजली मुफ्त किसी तरीके से दी जाए या फिर सस्ती दी जाए। तो ये बड़ा प्रेशर नहीं हो गया? अब आगे जो भी कैंपेन चलाएगा उसको इस मसाइल पर पहले सोचना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, फिर ही अवाम को एतमाद अवाम का मिलेगा। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लोग शायद समझते हैं PMLN को कि शायद इनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा दौर ये हमें 16 माह की हुकूमत मिली, ये तो फिर मुल्क क्राइसिस में था। हमने अपनी सियासत कुर्बान की और रियासत को बचाने के लिए इक़दाम किए। अब हमारा दौर देखें 13 से 18 तक कितनी लोड शेडिंग हो रही थी 13 में,
हमने 10,000 मेगावाट बिजली है सिस्टम में ऐड की, महंगाई की शरह को काबू में रखा, और फिर हंसता बसता एक पाकिस्तान था जिसको फिर चंद हमारे साबिक जज साहबान ने और कुछ जर्नैल साहबान ने हमारे मुल्क को डिरेक्ट कर दिया। इमरान खान को ले आए, इमरान खान को तजर्बा नहीं था, उन्हें सारा मुल्क की IMF के हवाले कर दिया। तो सबसे बड़ी उसने की कि जी पूरा वो रुपए को फ्री छोड़ दिया, और हमारे जो CPEC और दूसरे मादे थे उनको स्लो डाउन कर दिया। अगर वो सारा सिस्टम चलता रहता तो हमारा मुल्क काफी आगे जा सकता था। वो तो अब नियाज़ी साहब, वो तो जो होना था वो अब हो गया, लेकिन अभी आगे इस बिगाड़ को ठीक करने के लिए मैं चाह रही हूँ कि कुछ ना कुछ कोई रोड मैप, कुछ ना कुछ तो अवाम को तसल्ली दी जाए। अब ये जो सेटअप आया इंटरम, ये तो सिर्फ इनके पास इलेक्शन कराने का मैंडेट है, वो इन्होंने कराने और जाना है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा जिन जमातों ने इलेक्शन में हिस्सा लेना है उनके लिए कि वो आवाम को किस तरह मुतमईन करते हैं। और आप लोग तो 16 महीने रह के भी गए हैं, तो आप लोगों के ऊपर तो ज़्यादा जाहिर है कि कड़ी नज़र होगी कि भाई आपने अभी ये किया था, आप क्या करेंगे? देखो जी, हमने तो 16 माह में इस मतलब इस क्राइसिस में भी हमने 5,000 मेगावाट सिस्टम ऐड की। अब उसको सस्ता तरीका तो पन बिजली का है और दूसरा सोलर पे और स्पीकर, लेकिन कुछ टाइम लगता है इसको ठीक करने में। हमने मुल्क को एक सही डगर पे डाल दिया है। इंशाल्लाह साल 1.5 साल के अंदर आप देखेंगे कि बहुत फ्रूटफुल जो है रिजल्ट होंगे। सब्सिडी जो है आज जो IMF का मायदा इमरान खान साहब कर गए थे 2019 में, उसकी सजा अभी तक कौम भुगत रही है। महंगाई से महंगाई आप देखो ना, लोग कंपेयर करते हैं पाकिस्तान में 53 रुपए यूनिट है और इंडिया में और बांग्लादेश में 17 रुपए, 16 रुपए, 17 रुपए है, तो बहुत ये लोगों की मायूसी फैलती है। तो पूरी सही इकदाम नहीं किए गए, मुल्क को सही चलने नहीं दिया गया। अभी अगर मुल्क को इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत आती है उसको सही चलने दिया जाए। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब कई दफा अपनी स्पीच में कह चुके हैं कि जितनी एस्टेब्लिशमेंट की जो इमदाद इमरान खान को थी, अगर उसका 10% भी हमें मिलता तो हमारा मुल्क कहीं आगे निकल चुका होता। आपको याद होगा कि 2016-17 में एक पाकिस्तान पहले G20 ममालिक में शामिल होने वाला था और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को एशिया की सबसे तरक्की करती हुई स्टॉक एक्सचेंज करार दिया गया। तो ये विजन और जो एक्सपीरियंस लोगों का काम है, ये खलंदरे लोगों का काम नहीं है। नियाज़ी साहब, एक्सपीरियंस लोगों का काम है बिल्कुल, और इसी पर जो है वो अनवारुल हक काकड़ साहब ने ये फार्मूला मांगा है कि ख़जाने को भी नुकसान ना पहुंचे और बिजली के पैसों में भी कमी आ जाए। तो ये आपको लगता है कि ये कोई प्रैक्टिकल फार्मूला है जो कि मुल्क के वज़ीर आज़म जो है, निगरान वज़ीर आज़म ही सही, वो ये कह रहे हैं कि ख़जाने को तो नुकसान बिल्कुल भी ना पहुंचे, बस पैसे कम कर दिए जाए किसी तरीके से? कितने हद तक प्रैक्टिकल है ये बात? मेरे ख्याल में सब्सिडी तो वो दायरा IMF की पहली शर्त है कि सब्सिडी आप ना दें, ठीक है ना। सब्सिडी के IMF खिलाफ ये एग्रीमेंट में शामिल है, सब्सिडी तो अब नहीं होगी। अब ये होगी कि हमें डेवलपमेंट जो हमारे खर्चे हैं जो डेवलपमेंट के बजट में हैं वो उनको कम करके आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, और फिर कोई ऐसे इकदाम किए जाएंगे कि बिजली कम से कम इस्तेमाल हो, ज़्यादा से ज़्यादा डे लाइट में लोग काम करें, और जो ये बाजार वगैरह जो रात 12-1 बजे तक खुले रहते हैं उनको कम करके 7-8 बजे तक लें। इसके अलावा चारा कोई नहीं है कि अब हम तरक्याती बजट को ख़त्म कर दें और फिर ये टाइमिंग इसकी चेंज कर दें तो शायद इससे कुछ बेहतरी आए, और अदरवाइज तो कोई और फार्मूला नहीं है कि जी मुल्क को आवाम को रिलीफ दें। अच्छा, वैसे नियाज़ी साहब, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा ज़रा आप इस पर मुझे बताइएगा कि देखिए इन तमाम मसाइल से निकलने के लिए ना एक वाहिद हल ये है कि जी स्टेबल गवर्नमेंट आए जो कि प्रॉपर अपना टेन्योर पूरा करे, ऐसे फैसले करे जो कि बोल्ड फैसले हों, IMF से प्रॉपरली डील करे और ये अवाम की रिलीफ के लिए कुछ ना कुछ हल निकाले। अगर तो ये इलेक्शन इस साल नहीं होता, अगले साल होता है, तो फिर तो ये बड़ा लंबा ये मसला है जो कि खड़ा हुआ है और अवाम पिस रही है। आपको क्या लग रहा है, इलेक्शन इस साल होंगे या अगले साल होंगे? जी, इलेक्शन तो ऐसा लग रहा है अगले साल होंगे और फरवरी में होंगे, और हमारा जो एग्रीमेंट है IMF से वो मार्च तक का है। मार्च तक हमें वो कम से कम हमारा डिफॉल्ट होने का खतरा नहीं है। अब जो भी नई हुकूमत आएगी उसको बड़े मसाइल का सामना होगा। लेकिन आपके जो इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी में तो डटे हुए हैं कि 90 रोज में इलेक्शन कराए जाएं। अब देखो जी, अब पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में मैं तो अब दोनों दोहरा मैयार दोगलापन में समझ लूँ या दोहरा मैयार अपनाया हुआ है। जो खान साहब कॉमन्स ट्रस्ट में उनके वज़ीर आला थे, उन्होंने कहा कि नहीं जी इसी मरदमशुमारी को कंफर्म किया जाए, और उनका यही था कि इस मरदमशुमारी में इलेक्शन किए जाए। अब अगर वो कह रहे हैं तो अब जाकर इलेक्शन कमीशन को समझाएं। इलेक्शन कमीशन तो कह रहे हैं कि जी हम
डे एंड नाइट लगे हुए हैं, और हम तो वोटर लिस्टें भी ठीक कर रहे हैं और हल्का बंदियां भी अच्छा ठीक नियाज़ी कर रहे साहब, हैं। ये जो अभी वोटर लिस्ट ठीक करने की जो बात है, डीलिमिटेशन की बात है, इसमें ये भी कहा जा रहा है, कुछ सियासी जो तज्जियाकार हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर डीलिमिटेशन होती है तो सीट्स भी बढ़ेंगी या कम होंगी। तो जब सीट्स बढ़ती हैं तो उसके लिए फिर पार्लियामेंट से मंजूरी की भी ज़रूरत होती है, उसके बगैर ऐसे हो नहीं सकता। तो उसके लिए प्रॉपर पार्लियामेंट आएगी तो ही मुमकिन है। तो इलेक्शन तो इसी साल होंगे और 90 रोज़ में हो जाएंगे, ये फिर कैसे कहा जा रहा है? नहीं, आप सीटें वो ज़ाहिर है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सीटें जो बढ़ती हैं वो पार्लियामेंट की 2 अक्सरियत से ही बढ़ती हैं। तो पार्लियामेंट है नहीं, तो अब वही सीटें होंगी, सीटें कम ज़्यादा नहीं होगी। सीट मतलब उसमें मतलब अगर उसमें अगर एक हल्के में कौमी हम समझ के हल्के में अगर 3 लाख वोट थे तो अब 3.5 लाख हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा कि 3.25 लाख हो जाएंगे। सीटें यही रहेंगी पंजाब में भी और बाकी सूबों की सीटें यही रहेंगी। अलबत्ता हल्के बंदी है डीलिमिटेशन की, कौन किससे इससे मतलब डीलिमिटेशन उसमें फर्क आएगा, मसलन कि जी किस हल्के पे यानी इलेक्शन जो है वो नियाज़ी साहब बकौल आपके और आपकी जमात के जो है वो फरवरी में ही होते दिख रहे हैं, जबकि इत्तेहादी कह रहे हैं कि इस साल करा दिए जाएं। खैर बिजली पर बात हो रही थी, आपसे भी हमने उस पर राय ली, आप हमारे साथ रहिएगा। कराची से सैरिश हमारे नुमाइंदे जो हैं वो हमारे साथ हैं और बिजली पर जो इजाफी टैक्सेस लागू हुए हैं उसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है। चलते हैं हमारे नुमाइंदे के पास और उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा। सदाकत सलाउद्दीन हमारे साथ हैं। जी सलाउद्दीन। हाँ जी बिल्कुल, अगर बात करें कि जो इस बार जो कराची के बिल आए हैं उसके ऊपर अगर जो बिजली के बिल आए हैं उसने जो है आवाम में जो है वो एक गम और गुस्सा पैदा कर दिया है। शदीद गुस्सा हम देख रहे हैं शहरियों के अंदर, हम देख रहे हैं कि सरापा एहतजाज है। अगर ताजर बरादरी की बात करें वो सरापा एहतजाज है और इस वक्त जमात इस्लामी की जानिब से भी जो है बाकायदा दे दी गई है 2 सितंबर को हड़ताल होगी और इसी तरह जो है आज भी जो है एहतजाज का सिलसिला जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो है गाहे बगाहे जो है जारी है। और इस वक्त अगर हम बात करें तो हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं वो क्या कहते हैं। आप बताइएगा कि बिजली के बिल जो इस बार आए हैं बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगे हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई टैक्स जो है ना बहुत ज़्यादा है और दूसरी बात यह है कि एक मजदूर आदमी कहाँ से बिल जमा करेगा, समझे। कारोबार की नौयत ऐसी है कि अब 1000 रुपये कमाने वाला जो 10,000 रुपये का बिल आएगा तो 1000 रुपये कमाने वाला कहाँ से जो है क्या कहते हैं बिल पे करेगा। अब टैक्स इतना है कि कोई हिसाब नहीं है, अब क्या करा जाए इस बात में। हाँ जी बिल्कुल, आपने उनका कहना है कि जो बिजली के जो बिल आए हैं उनके ऊपर जो टैक्सेस लगकर आए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से इसका नोटिस भी लिया गया है बिजली के बिलों का लेके। आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपसे मजीद भी बात करूंगी। अब इस्लामाबाद का रुख करना है, फ़हद मेरे साथ है, उनसे जानते हैं कि वहाँ आवाम के रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। फ़हद बताइएगा। जी देखिए, बिजली के ज़ायद बिलों के ख़िलाफ़ मुल्क भर में अवाम सरापा एहतजाज है और सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद या जुड़वा शहर रावलपिंडी की बात की जाए तो यहाँ भी मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं बिजली के ज़ायद बिलों के ख़िलाफ़। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास भी हुआ गुज़िश्ता रोज़, लेकिन अफसर शाही ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि IMF की शराइत पर बिजली महंगी की गई है, तो ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता निगरान हुकूमत की जानिब से जिससे IMF का मुआहिदा मुतासिर हो। और इसी बारे में वज़ीर आज़म ने भी कहा कि हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क की मईशत मुतासिर हो या मुल्क को मुआशी तौर पर नुकसान हो। लेकिन वज़ीर आज़म ने आइंदा 48 घंटों में जो मुफ्त बिजली फराहम की जा रही है मुख्तलिफ इदारों को, उसकी तफसीलात तलब कर लिया और एक प्लान डिवाइस करने की हिदायत की है कि 48 घंटों में एक प्लान बनाकर दिया जाए कि किस तरह जो सारिफीन हैं, छोटे सारिफीन हैं, उनको रिलीफ किस तरह फराहम किया जाए। और आज 4 बजे वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत निगरान वज़राए आला के साथ भी मुशावरती इजलास होगा। आज दूसरा दौर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने हमें आगाह किया। इस्लामाबाद से, कराची से भी सारी सूरत हाल आपने देख ली है कि इस्लामाबाद में भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क में ही जो है वो इजाफी टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज चल रहा है। नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नियाज़ी साहब, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, मुझे ये बताइएगा कि ये सूरत हाल आपके सामने है कि अवाम कितने परेशान है। इस माहौल में अगर कैंपेन स्टार्ट होती है, इस साल के एंड पे शुरू हो जाएगी यकीनी तौर पर, तो आप लोगों का नारा क्या होगा? लोगों को मशवरा क्या देंगे आप अभी?
देखो जी, हम कहेंगे वोट को इज्जत तो पहला हमारा ये नारा होगा, दूसरा हम अपनी कारकर्दगी जो है वो पेश करेंगे और लोगों को जो बावर कराने की कोशिश करेंगे कि इस महंगाई का जिम्मेदार है कौन, लोगों को हकाक बताएंगे। उसके लिए हम अपना वो सारे पॉइंट्स कर रहे हैं और फिर अगर अवाम ने समझ लिया और अब भी संजीदा लोग, मैं ये आप बसूर से अभी क्या मशवरा देंगे ये तो बता दें। अभी फिर ये अल्लाह ताला से माफी मांगी जो हमारा इमरान खान हमारा नुकसान कर गया है। इंशाल्लाह माशाल्लाह के ऊपर अब एक मर्तबा फिर मुल्क चलने लगा है। उस पे चलो इसमें अल्लाह करेगा कुछ। ये एक महीना मुश्किल है, बिजली की लागत ज्यादा है, पंखा चलने, बिजली चलनी, एसी चलने, तो लोगों को तकलीफ है, एक महीना और बर्दाश्त करना साहब हमारी कोशिश, हमारी दुआ ये होगी कि सर्दियां जो है वो अल्लाह ताला की जानिब से जल्दी आ जाएं ताकि हम ये एसी और पंखे जितने भी लोग चला रहे हैं, फ्रिज वगैरह के ठंडे पानी से जो है वो निजात मिल जाए, तो बिल में जो है वो हमें कोई रिलीफ मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ थे। सारिश, आपने पूछा नारा क्या होगा, तो मेरे जहन में तो सिर्फ यही आ रहा है कि नारा होगा जी बिल दे के देखो, बिल दे के देखो, बिल दे के देखो जी, ये नारा होगा अगली मर्तबा। चले इसी नारे के साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और सारिश आपको बताया कि इंसानियत अभी मरी नहीं है, इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं। एक खुशहाल और आइडियल माशरे में तो ये होना चाहिए कि किसी का बच्चा भी भूखा ना सोए, कोई भी बात जो है वो अपनी औलाद की दवा के लिए परेशान ना हो, सब बच्चों को अच्छी तालीम मिले। लेकिन अफसोस है कि हमारे यहाँ बहुत से बच्चे भूखे सो जाते हैं और कुछ तो भूख की वजह से अबदी नींद भी सो जाते हैं। लेकिन माशरे में कुछ दर्दमंद ऐसे भी होते हैं जो मदद कर दें, लेकिन ये मदद भी 2, 4, 10, 50, 100 बच्चों की हो सकती है, सबकी नहीं हो सकती। इसके लिए हम खराज तहसीन पेश करना चाहेंगे उन इदारों को जो कि इन बच्चों को खाना भी खिलाते हैं, जिनमें JDC के ज़फ़र अब्बास हैं, सैलानी वेलफेयर से हैं। ये बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो कि चाहते हैं बच्चे भूखे ना रहें। खैर, इस वक्त आपको देने के लिए हमारे पास एक इतला ये है कि एक घर में राशन नहीं था और बच्चे जो हैं वो 4 दिन से भूखे थे। घर में खातून जो हैं वो अकेली, उनकी समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए, तो उन्होंने मजबूरी की हालत में 15 पर कॉल मिला दी और 15 पर कॉल करके ये इतला दी कि बच्चे 4 दिन से भूखे हैं, घर में खाने को कुछ नहीं है। खातून की इस कॉल पर जितने भी पुलिस एहलकार हैं, जब ये हेड ऑफिस में ये कॉल पहुंची 15 के, तो सबको राउट किया गया और जहां जहां तक ये खबर पहुंची है उन पुलिस एहलकारों ने खातून के घर राशन पहुंचाया, उनकी मदद की। और इस तरह के जो लोग होते हैं, जो लोगों के लिए दर्द दिल रखते हैं, यकीनन पुलिस के बारे में तो हम ऐसी खबरें बहुत पढ़ते रहते हैं कि जी मुका हो गया, चाय पानी ले लिया, लेकिन जो अच्छे काम किए जा रहे हैं उन्हें सराहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, इस पर हम इनको सैल्यूट करते हैं और ये दाद के मुस्तहिक हैं। इसी पे बात करने के लिए इस वक्त हमें साबिक IG इस्लामाबाद ज्वाइन कर चुके हैं ताहिर आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। ताहिर साहब, ये बड़ा ज़बरदस्त काम किया है आपके डिपार्टमेंट ने। आप मुझे ये बताइएगा कि इस तरह की कॉल्स मौसूल होती रहती हैं या फिर ये पहली बार अपनी नौयत का वाक़या है? ये मेरा ख्याल लोग पुलिस से ये तवक्को नहीं रखते कि वो इस तरह की मदद करेगी। पुलिस अपना जो रवायती काम है, जिसके लिए उसे साइन किया गया है, जो उसकी ड्यूटी है, वही कर ले तो बड़ी अच्छी बात है कि वो लोगों का मुकदमा दर्ज कर दे, उसे चक्कर न लगवाए। तो ये अपनी नौयत का बड़ा ही अनोखा वाकया है कि सिर्फ एक दो पुलिस वाले नहीं बल्कि कई पुलिस वाले राशन लेके चले गए। लेकिन जैसा कि आपने प्रोग्राम के इंट्रो में कहा कि मदद 100-200 लोगों की तो हो सकती है, तमाम की नहीं हो सकती। पुलिस के इस इक़दाम को यकीनन सराहना चाहिए और आपकी मेहरबानी कि आपने पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर एक छोटा सा प्रोग्राम रख लिया। लेकिन देखना यह है कि क्या पुलिस में ये कैपेसिटी है कि वो इस तरह की मदद कर सके। क्या पुलिस के पास हमारी पाक फौज की तरह के वेलफेयर के इदारे हैं या कोई ऐसे इदारे हैं जहाँ से उसे आमदनी आती हो। अभी मैं आपके टीवी पर देख रहा था कि 2 भाइयों को एडमिशन दिलवाया गया, उनकी किताबें और फीसें खर्च की गई पाक आर्मी के ने। और इसी तरह मालाकंड में ख्वातीन को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए ऑनलाइन कुछ ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है। तो ये सारा कुछ एक ऐसा इदारा तो कर सकता है जिसके पास FWO, NLC जैसे इदारे हों।
लेकिन पुलिस के पास तो ऐसा कुछ इदारा नहीं है। पुलिस का अपना जो वेलफेयर का इदारा आईजी साहब, अगर हम बात जिसे करें पुलिस की इमेज की, क्योंकि इस इकदाम से पुलिस की इमेज जो है वो बहुत ही पॉजिटिव हुई है। कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसके अंदर एक मोटरसाइकिल के ऊपर पुलिस एहलकार तमाम आला अफसरान को बड़े ही कुछ अलकाब दे रहे थे, अजीब गरीब से उन्हें अरेस्ट भी किया गया था, फिर बाद में उन्हें जहनी मरीज भी बताया गया। वो इमेज बहुत ज़्यादा वायरल है पुलिस की। उसे हटाने के लिए आपके जहन में या आपकी नज़र में इस किस्म के इकदामात या इससे मिलते जुलते कुछ ऐसे इकदामात जिनसे पुलिस का एक पॉजिटिव जेस्चर आवाम में जाए और उन्हें पता चले कि जी पुलिस को देखकर आपने डरना नहीं है, पुलिस को देखकर मुतमईन होना है और इत्मीनान करना है, ये कैसे मुमकिन है? जी डेफिनेटली पुलिस को अपने मुतालिक लोगों को ये यकीन दिलाना होगा कि पुलिस उनकी हमदर्द है, उनके हर काम में काम आने के लिए तैयार है। और इसके लिए सबसे पहले तो उसे ये करना होगा कि थाने में आने वाले लोगों से अच्छे तरीके से मिले, उनके मसाइल जो हैं, उनका जो मामला है वो हमदर्दी से सुने। अगरचे अक्सरियत ऐसे ही करती है, लेकिन फिर भी चंद पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो कि जिनके इखलाकी और जिनकी बोलचाल की वजह से पब्लिक जो है उनसे मुतनफर हो जाती है। तो हमें इस पर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है कि हमारा जो मेयार है, हमारा तरीकाकार, हमारा बोलचाल का तरीकाकार ये बहुत बेहतर हो और हर लिहाज से हमें पुरस्कून रहना है। हमें लोग जाहिर है गुस्से में भी होते हैं, लोगों के जज्बात बाज़ का बड़े मजरूह हुए होते हैं, तो हमें फिर भी तहम्मुल में रहकर उनकी बात सुननी है और हमें एक अच्छे पुलिस कल्चर का मुजाहरा करना है उनके सामने। बात हो रही थी कि वेलफेयर का जो ये काम है, ताहिर साहब आप लोगों की ट्रेनिंग में क्या ये चीज़ शामिल होती है, ये बिहेवियर या फिर एटीट्यूड को लेकर जितने भी मसाइल हैं उनको किस तरह टैकल करना है? जी ट्रेनिंग में तो ये बात शामिल है, हमारी पूरी तरह शामिल है ट्रेनिंग में। लेकिन मसला ये है कि फिर जब थानों में आते हैं तो फिर उसी सिस्टम का ये हिस्सा बन जाते हैं और एक दूसरे को देखकर जैसे खरबूजे से खरबूजा रंग पकड़ता है और फिर मसाइल ऐसे होते हैं कि हर वक्त ड्यूटी का बोझ होता है। अच्छा, ये हम प्रायोरिटी जो है हमारी प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए कि हम आम आदमी जिसके साथ कोई जुर्म हुआ है उसकी दादरसी करें, लेकिन बदकिस्मती से हमें कुछ ऐसे कामों की तरफ लगा दिया जाता है जिसके लिए पुलिस नहीं बनी। हमें वीवीआईपी की ड्यूटी की तरफ या उनके प्रोटोकॉल की तरफ ज्यादा लगा दिया जाता है। हमें हुकूमत की तरफ से या कुछ और ताकतवर इदारों की तरफ से इस किस्म के अहकामात मिलते हैं कि हम गैर जरूरी पकड़ धक्कड़ वगैरह में मुलव्वस हो जाते हैं, जिसकी वजह से पुलिस की कारकर्दगी बहुत बुरी तरह मुतासर होती है और इतना ज्यादा प्रेशर होता है पुलिस वाले पर उन कामों को करने के लिए जो हुकूमत या सियासतदान कह रहे होते हैं कि उसकी वजह से वो अच्छा ताहिर साहब आपको नहीं लगता को रिलीफ नहीं दे पाती। आम आदमी के जब उसके पास आता है तो उस पर इतना ज्यादा प्रेशर दूसरे कामों का होता है कि उसको कोई लिफ्ट नहीं कराता। अच्छा, अभी आपको पता है कि ये जो वाकया ये जो हुआ है कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है कि पुलिस एहलकार अवाम के लिए मशाल राह बने हैं, वो इस तरह से राशन लेकर गए हैं, हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रही है। आपको नहीं लगता कि बाकायदा इनको अपने डिपार्टमेंट की तरफ से भी यहाँ तो इनके लिए डिनर रखा जाए, इनको एजाजी शील्ड्स दी जाए या फिर इनको भी कुछ ऐसा इनाम दिया जाए कि जिससे कि इनका हौसला बढ़े? जी डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए और मेरा ख्याल आईजी साहब को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, इन्हें बुला के इन्हें शाबाश देनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए और पुलिस में एक रिवार्ड का भी सिलसिला है और तारीफी सर्टिफिकेट दिए जाते हैं जो उनकी तरक्की में मामन साबित होते हैं, तो उनको तारीफी सर्टिफिकेट कम से कम मिलने चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया आपका ताहिर आलम साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपकी वक्त हमें दिया, थैंक यू सो मच। मैं चाह रहा था कि ताहिर साहब से अगर हमारे पास थोड़ी देर और होते तो मैं उनसे ज़रूर कहता कि जो पुलिस की डिक्शनरी है उसमें से चाय पानी और मुख मुका के जो अल्फाज हैं उन्हें भी जो है वो निकाल दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो सुनने में आते हैं। खैर नाजरीन, शौदाए पाकिस्तान को बोल न्यूज़ का सलाम। तारीख गवाह है कि जब भी वतन की मिट्टी ने पुकारा, हमारे जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लब्बैक कहा। सूबेदार सिकंदर शहीद, बेबाक, निडर और वतन पर मर मिटने का आज़म रखने वाले जाबाज मुजाहिद थे। इनके लिए एक रिपोर्ट तैयार है, देखते हैं।
ईंदो सभिनि पुटनि में वॾो ईंदो मुंहिंजी इज़त कंदो पेरनि ते किरी पवंदो मोकिलाईंदो बि पेरनि ते किरी पोइ मोकिलाईंदो बाबा नंढड़ो हूंदो खेॾंदो बि फौजी जे बारे में शौक़ु होसि त मां फौज में वञा। 9 मई का जो वाक़यात है बहुत अफसोसनाक वाक़यात था जो नहीं होना चाहिए था। जो अनासर थे जिन्होंने ये काम करके दिखाया वो दुश्मन भी नहीं कर सकता था। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसे अनासरों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले वक्त में ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। तो जब हमें अबू की शहादत की खबर मिली तो पहले हमें दुख हुआ क्योंकि वो हमारे घर का सरबराह था और घर का को चलाने वाला था। फिर उसके बाद खुशी भी थी कि शहादत का रुतबा मिला हर मुसलमान का। ये जज्बा होता है और ईमान होता है कि हमें शहादत मिले। और अबू का साया था तो हम हर चीज़ को इजी तरह हासिल कर सकते थे ज़िंदगी में। लेकिन अभी भी ये है कि लेकिन उस टाइम सिर्फ हमारे साथ अबू था, लेकिन इस टाइम हमें खुशी है कि हमारे साथ जो आर्मी है उसका शफ़क़त हमारे ऊपर है। सिकंदर अली एक अजीम उसकी शख्सियत थी बचपन की, मुझसे बहुत करीब करीब रहता था और उसकी जो भी मैं बात करूँ वो यानी बचपन की और उसके तो वो कम है, यानी वो इतना अजीम बंदा था। पाकिस्तान के लिए एक तो सिकंदर अली शहीद है, पर हम सारे पाकिस्तान के लिए शहीद हो जाए फिर भी हमारी कुर्बानी कम है। जब भी आता था यही बोलता था कि आप लोग भी स्टडी करो और जब आपको मौका मिले पाक आर्मी के तरफ से तो आप उसमें ज्वाइन हो जाओ और अपने वतन के लिए शहीद हो जाओ। बाबा नसीर में दाई लट्टे मन ॾाढा प्यार कंदा है, मां भी करेंगे। जी जनाब, अब हमने आगे बढ़ना है। अपने शहदा को हम सलाम पेश करते हैं जो हमारा फ़ख्र है, उन्हें अपने हर लम्हे में याद रखते हैं। यही वजह है कि हमारी कोशिश होती है कि अपने किसी न किसी शहीद की जो स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। जहानत के मामले में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। IQ लेवल टेस्ट में पाकिस्तानी नियाद तालिबा महानूर चीमा ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी पीछे छोड़ दिया है। होनहार तालिबा ने बरतानिया समेत दुनिया भर में O लेवल के इम्तहानात के 34 मज़ामीन में A* ग्रेड हासिल करके पाकिस्तान का नाम बुलंद कर दिया है और उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। जी, वेलकम टू दुनिया बोल है। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने 34 मज़ामीन में जो है वो O लेवल्स के A+ रिकॉर्ड जो है वो बना लिया है। तो ये बताइएगा कि ये बनाने के लिए क्या कोई ख़ास इसकी प्रिपरेशन है या पहले तो आप ये पूछ रहे थे ना भाई कि भाई ये सहरा किसके सर है, किसको क्रेडिट देंगी आप? मानूर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले दुनिया बोल है का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे शो पे इनवाइट किया। क्रेडिट मैं मेरी नानी अम्मा ने जनरेशन्स में पहली बार एजुकेशन का इतना शोर मचाया और इतना अपने बच्चों में पैशन इनकलकेट किया कि वो मेरी मामा ने भी आगे हमारी फैमिली में भी सिर्फ एजुकेशन को ही आगे प्रमोट किया है। तो मेरे वालिदैन ने ये दे पिक्ड अप द टॉर्च और मेरे में भी उन्होंने इतना एजुकेशन का आगे बढ़ने का, दुनिया की हेल्प करने का इतना वो पैशन और लव इनकलकेट किया है कि मैं क्रेडिट सारा उनको दूंगी। अच्छा मानूर, ये बताइए इन O लेवल्स के 34 मज़ामीन में से 10 तो स्कूल के थे, बाकी 24 सब्जेक्ट जो है वो प्राइवेट आपने इम्तिहान दिए, तो कौन कौन से मज़ामीन की तैयारी मुश्किल लगी? मैंने मज़ामीन ही वो चुने जिनमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था। लेकिन अगर मैं कहूँगी कि कुछ मुझे मुश्किल लगा तो लैंग्वेजेस में आपके 4 एग्ज़ाम होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, और इन चारों इम्तहानात की बेहतरीन तैयारी करने के लिए मुझे जहानत की अगर बात की जाए तो IQ लेवल में आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी पीछे छोड़ दिया भाई, इतना आपने स्कोर किया है। तो जहानत के लिहाज से दुनिया के सर फहरिस्त जो लोग हैं उनमें आपका भी शुमार होता है। तो आपने अपने इस IQ लेवल को निखारने के लिए क्या करती हैं, ज़रा शेयर तो करें अपनी रूटीन। जी, ये बरतानिया में एक मेंसा IQ टेस्ट होता है जिसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन के स्पेक्यूलेटेड है कि उनके 160 थे और मेरा उसमें स्कोर था 161। लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि आइंस्टाइन की बहुत थियोरेटिकल फिज़िक्स में रिसर्च थी और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और अभी तक तो मैंने इस तरह का कुछ भी नहीं किया, मैं अपने आप को आइंस्टाइन से तो नहीं कंपेयर करूँगी। IQ डेवलप करने के लिए ये एक होती है कि आप बचपन से बच्चों में आप इस तरह की चीज़ें पैदा करें। जैसे मैं जब 1-2 साल की थी तो मेरी मामा डिशेस करते हुए साथ साथ क्लासिकल म्यूज़िक चला देती थी ताकि मैं सुनती रहूं और मेरे मेंटल और म्यूज़िक लेयर्स डेवलप हों।
इसके अलावा नर्सरी राइम्स भी आप बैकग्राउंड में चला दें तो ये भी बहुत हेल्पफुल है। आई लव डूइंग पजल्स, जैसे मैं ट्यूब में बैठी हूँ तो मैं टाइम वेस्ट करने के मैं इंस्टेड ऑफ दैट मैं पजल्स करती हूँ। आई लव रीडिंग। अच्छा मानूर, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि औलाद जो है वो अच्छी पढ़ाई करके अपने ख़ानदान का, अपने मुल्क का नाम रोशन करे। तो आपकी वालिदा भी मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं और ओ लेवल इम्तिहान में रिकॉर्ड बनाने पर वालिदैन और घर वालों का रिस्पांस कैसा था, कैसा महसूस किया आपने? मेरे वालिदैन बहुत खुश हैं और मेरे बहन भाई ने तो मुझे ऑलरेडी कहना शुरू कर दिया है कि वो 3 साल में मेरे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मेरे ख़ानदान ने भी मुझे बहुत कंग्रेचुलेशंस दिए हैं और आई एम वेरी थैंकफुल कि पूरे पाकिस्तान ने मुझे। अच्छा, मुस्तकबिल की अगर बात हो तो मुस्तकबिल के हवाले से आप तिब के शोबे में जो है वो दिलचस्पी रखती हैं और वाकई इंसानियत की खिदमत सारी खिदमत में आला है। आपने मुस्तकबिल के हवाले से क्या इरादे किए हुए हैं, कुछ नाज़रीन को बताएं। मेरे शॉर्ट टर्म प्लान्स सभी ए लेवल ही हैं, लेकिन मेरे लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं। आई वांट टू बी अ डॉक्टर और मेरा इरादा है कि मैं वहाँ काम करूँगी डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ में, स्पेशली पाकिस्तान में जो मेरा मुल्क है, वहाँ अंडर डेवलप्ड एरियाज़ में जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़। जो कामयाब इंसान कभी हार नहीं मानता। हमने अक्सर देखा है कि जो लोग ख्वाब देखते हैं पर उनकी ताबीर भी जल्द मुकम्मल हो ही जाती है। तो आपने भी ज़िंदगी में टारगेट सेट किए हैं, माशाल्लाह कामयाब हुई हैं। तो नौजवान यूथ को आप मैसेज क्या देंगी, किस तरह वो अपने इरादे मजबूत करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं? मैं नौजवानों से ये कहूँगी कि पढ़ाई सारी हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिवोशन, कंसिस्टेंसी और एक टारगेट सेट करना और उस टारगेट पे स्टिक रहना है और अपने पेरेंट्स की बात सुननी है और सोशल मीडिया मॉडरेटली यूज़ करें। स्पेशली मैं कहूँगी कि पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो जो यंग फीमेल्स हैं, जिन लड़कियों को एक पॉपुलेशन की बहुत बड़ी सेगमेंट है जिनको एजुकेशन की अवेयरनेस नहीं है, उन्होंने भी पढ़ना है तो फिर हम एज अ मुल्क आगे प्रोग्रेस कर सकेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका मानूर, आप हमारे साथ मौजूद रही और अल्लाह आपको मजीद आगे भी कामयाब करे। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी दुनिया बोल है में। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब खेलों का जो मैदान है उससे खबरें हमारे पास हैं। तो जेवलिन थ्रो की बात भी होगी, क्रिकेट की बात भी करेंगे। तो पहले बात करते हैं जेवलिन थ्रो की। अरशद नदीम ने तारीख रकम करते हुए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान को पहला मेडल दिलवा दिया है। हंगरी के शहर बुडापेस्ट में होने वाली चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो के मुकाबले में अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल जीता। वो गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के नीरज चोपड़ा से आधे मीटर से भी कम फर्क की वजह से दूसरे नंबर पर रहे हैं। जी नाजरीन, तो अरशद नदीम साहब ने जो है ये मेडल पाकिस्तान के नाम करवाया और इसी पर बात करने के लिए स्पोर्ट्स एनालिस्ट इकबाल जमील साहब हमारे साथ हैं। आइए उनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, थैंक यू सो मच। ये बताइएगा कि हमारे पास मेडल आ गया है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आ गया, सिर्फ आधे मीटर की मार थी, वरना गोल्ड भी जो है वो हमारे छोरे ले ही आते। जनाब, मेरे ख्याल में अरशद नदीम ने पूरे पाकिस्तानी कौम का रियली सर फखर से बुलंद कर दिया। ये एथलेटिक में पाकिस्तान ने पहली मरतबा हिस्सा लिया था और उसमें उसने सिल्वर मेडल लिया। दैट वाज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। आप ये देखिए, वो किसी भी मरहले पे दूसरे जो जेवलिन थ्रोअर थे वो एक कंफ्यूज नजर आ रहे थे, ऐसा नजर आ रहे थे जैसे वो थके हुए। लेकिन अरशद नदीम ने जितनी मरतबा भी जेवलिन की वो आउटस्टैंडिंग थे, कॉन्फिडेंस नजर आ रहे थे उनमें और एनर्जेटिक थे। और ये एक बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए और एक ऐसे गेम में क्या। लेकिन इकबाल साहब, एक बात जो कि बड़ी दुखी कर देती है वो ये है कि अरशद नदीम की ट्रेनिंग के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको स्पॉन्सर करने के लिए कहीं कोई नजर नहीं आता। इस पे बड़ा दुख होता है। जाहिर सी बात है, ये बड़े दुख की बात है, अफसोसनाक बात है। और सारी बात है कि एथलेटिक्स को पाकिस्तान में पूछता कौन है? एथलेटिक्स को पाकिस्तान में एज ए स्पोर्ट्स नहीं लिया जाता। वो तो एक इंडिविजुअल कहीं से कोई अपनी मेहनत से, अपने जाती पैशन की वजह से कोई निकल के अगर सामने आ जाए तो आ जाए, वरना ये जितनी भी फेडरेशंस हैं इन्होंने कभी भी कोई रोल नहीं अदा नहीं किया। अब ये देखिए कि अरशद सलीम को मतलब एक जमाने में ऐसा भी था कि जब उनको कोई कोच भी नहीं मिलता था, कोई कोचिंग वाला भी नहीं था, वो बगैर अपने जाती हैसियत में वो उन्होंने एंट्री दी और वो कामयाब हुए। मेरे ख्याल में इकबाल साहब, जब उन्होंने विदाउट कोच ये एंट्री दी थी तो नीरज को हराया भी था, उस वक्त हराया भी था और वो गोल्ड मेडल भी लिया था। मेरा अपना जाती ख्याल है कि ये
पाकिस्तान के एथलेटिक्स के लिए ये अरशद नजीम जो है एक मियाँ चुन्नू से आने वाले एक मशले राह है यंगस्टर्स के लिए कि देखिए अगर आप में पैशन है देन यू कैन ब्लो द माउंटेन। ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान का झंडा उन्होंने लहराया तो इंटरनेशनल एथलेटिक्स में बुडापेस्ट में मेरे ख्याल में जितना भी उनकी तारीफ की जाए कम है। मैं और जहां तक इन्होंने बात की स्पॉन्सरशिप की, जनाब स्पॉन्सरशिप तो कोई नहीं देता। कोई भी गेम आप ले लीजिए, आप देख लीजिए कि शायद ही अगर कोई अपनी जाती कनेक्शन हो या अपनी नेटवर्किंग हो उसकी वजह से अगर स्पॉन्सरशिप बस एक बात है, हमारा मुल्क जो है वो टैलेंट से माला माल है। यकीन कीजिए ये भी तो एक अरशद नदीम है, ऐसे कई अरशद नदीम है जो कि घर पे बैठे हैं, जो कि मायूस हैं। उन्हें ये पता है कि ना हमारी किसी ने मदद करनी है, ना हमारे लिए कुछ ऐसी एकेडमीज मौजूद हैं कि हम इसमें आगे बढ़ चढ़ कर सीखें या हिस्सा लें। तो हम पता नहीं क्यों अपने टैलेंट को स्पॉइल कर रहे हैं इस तरीके से। देखिए सारी बात यह है कि मायूस होने तो कोई जवाब नहीं। मतलब नेचुरली यही बात है कि आप अगर जो विंड्स के हवा के खिलाफ चलें तो फिर नेचुरली की बात है आप कामयाब होंगे। आपको मुकाबला करना चाहिए, भरपूर मुकाबला करना चाहिए। और जहाँ तक आपने बात की है एकेडमीज वगैरह की, ये आपका सवाल सुन के मुझे हंसी आ रही है। एकेडमीज, अरे जनाब यहाँ ग्राउंड्स नहीं है, यहाँ खेलने के लिए इस टाइप के गेम के लिए एरिया नहीं है कि जहाँ आपको किया जाए। यहाँ पाकिस्तान के अंदर वो जेवलिन्स नहीं होती हैं जिसमें अरशद सलीम साहब इतने कामयाब हुए। आप कैसी बात कर रही हैं? कोई एकेडमी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इंडिविजुअल है। फेडरेशन का हाल क्या है? एक स्पोर्ट्स में 5-5, 6-6 फेडरेशन बस फिर इकबाल साहब ये हमारी बदकिस्मती है। बस फिर ये हमारी बदकिस्मती है कि अगर हमारे पास ना तो खेल का सामान उस तरीके से मौजूद है, ना उस मयार का मौजूद है, और ना ट्रेनर्स हैं, ना फैसिलिटेट्स हैं। एथलीट्स जो हमारे हैं वो बेचारे परेशान हैं। एनी हाउ अब उस खेल की बात कर लेते हैं कि जो मेरा ख्याल है कि जिस पर बात ही होती रहती है, जिसमें स्पॉन्सर भी हैं, जिसमें सब कुछ है। और थोड़ा सा जो है वो मैं कता कलामी की माफ़ी चाहूँगा सहरी साहिबा, ये हमारी बदकिस्मती नहीं, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास कोई भी चीज़ ना होते हुए भी हम मेडल्स लेकर आ रहे हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में। बदकिस्मती हम हुकूमत की जानिब से है कि वो हमें किसी भी तरीके से फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे। यह आपने दुरुस्त कहा इस मामले में। अच्छा जी, बात कर लेते हैं क्रिकेट की। अगर मैं यूं कहूं कि कोई मुकाबिल नहीं, दूर तक बल्कि बहुत दूर तक, तो शायद गलत नहीं होगा सैरिश, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने श्रीलंका की सरजमीन पर अफगानिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया है। वनडे 3 रोजा सीरीज जो थी उसे अपने नाम कर लिया है। जीत के बाद पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने ड्रेसिंग रूम में सबको मुबारकबाद दी है और एशिया कप में सिर्फ 2 रोज बाकी रह गए हैं। इकबाल जमील साहब हमारे साथ हैं। इकबाल जमील साहब, आपसे जानना चाहूंगा, पहला मैच अफगानिस्तान को 59 रन के ऊपर आउट कर दिया। दूसरे वनडे में एक सनसनीखेज मुकाबला हुआ जिसमें एक मरतबा फिर शाहीन शाह जो है वो सबकत ले गए अफगानिस्तान की पूरी टीम पर। तीसरा वनडे 59 रन की लीड से जो है वो हम जीत गए। ये 5 और 9 के जो हिंद से चल रहे हैं इस मैच में, ये बड़ी अहमियत के हामिल लग रहे हैं। जनाब क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। बाज़ औक़ात हिंद से काम करते हैं, बाज़ औक़ात हिंद से जो है आपको नीचे गिरा देते हैं। अफगानिस्तान के साथ क्या हुआ अगर आप ये देखिए, सवाए एक मैच के अफगानिस्तान ने बड़ा अच्छा खेला, मतलब उनमें, लेकिन सारी बात यह कि पाकिस्तानी टीम में नेचुरली अपर हैंड था। पाकिस्तानी टीम ज्यादा एक्सपीरियंस थी। अफगानिस्तान करीब आके भी कैपिटलाइज नहीं कर सके। अब आखिरी मैच आप ले लीजिए, जो तीसरा मैच था जिसमें पाकिस्तान उसके बाद नंबर 1 आ गया। आप ये आखिरी मैच ये देख लीजिए कि पाकिस्तान ने, उन्होंने अफगानिस्तान बॉलर्स ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की। उन्होंने शुरू के 30 ओवर्स में सिर्फ 103 रन दिए। पाकिस्तानी बैटर्स ने सिर्फ 103 रन बनाए। आखिरी के 20 ओवर में जो आपके मिडिल ऑर्डर ट्रेल अप था, उन्होंने 165 रन बनाए। लेकिन अफगानिस्तान की टीम बुरी नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एशिया कप के अंदर अफगानिस्तान की टीम जो है कोई ना कोई अपसेट जरूर करेगी। ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान की जो टॉप ऑर्डर है और जो उसका नाम क्या मिडिल ऑर्डर है, वो इस वक्त अच्छी क्लिंक कर रही है। नए 1-2 प्लेयर्स लेके आए हैं और दे आर परफॉर्मिंग वेल। यही सारी बात है। और सारी बात ये है, सबका क्रेडिट आप बाबर आजम को देंगे जिनकी कैप्टनसी में टीम ने इतना अच्छा परफॉर्म किया और इंशाल्लाह आगे भी उन्होंने कहा है कि इसी फॉर्म को हमने बरकरार रखना है। उनको कितना क्रेडिट जाता है इस सबका? देखिए जाहिर सी बात है, टीम जब जीतती है तो कप्तान को क्रेडिट जाता है। टीम जब हारती है तो कप्तान को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। हारने के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं लेता हमारे यहाँ। लेकिन मैं इसको कप्तान से ज्यादा टीम वर्क दूंगा। पाकिस्तान की टीम वर्क जो थी आउटस्टैंडिंग थी। एक साथ उन्होंने जेल इन होके खेला। पाकिस्तान की फील्डिंग आउटस्टैंडिंग थी, बहुत ही उम्दा फील्डिंग थी।
और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ये बताऊं कि दूसरे जो मैच था जिसमें अफगानिस्तान ने 300 रन किया, पाकिस्तान की जो फायरी पेस बैटरी थी वो भी एक हैरान कुन बात थी। 300 रन स्कोर कर दिया शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, इन लोगों के खिलाफ, तो इट मींस उनकी बैटिंग में कोई ना कोई जान जरूर थी। लेकिन बहुत जबरदस्त खेला गुरबाज, वो बहुत जबरदस्त खेला था गुरबाज ने, और उनके पास टैलेंट है, लेकिन सारी बात है कि दे लैक द एक्सपीरियंस, वो दे कांट कैपिटलाइज, अभी तक वो विनिंग स्ट्रीक। अगर इसी मैच में बात करें तो इस मैच के अंदर एक रन आउट हुआ था शादाब का, जिसे एथिकली बड़ा ही गलत समझा जाता है, लेकिन वो है तो रूल ही, और उस रन आउट को रन आउट भी दिया जाता है। फिर ये क्यों ऐसे जेस्चर दिए जाते हैं कि भाई ये जो बॉलर जो रन आउट कर रहा है वो बेचारे को इतनी हिकारत की नजर से देखा जाता है कि कोई हद ही नहीं है। यानी मेरे के हिकारत क्या मतलब, कोई मॉरल वैल्यूज भी होती हैं, इस तरीके से आप जीतेंगे। अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान के खिलाफ क्यों है फिर आप उसे रूल आउट कर दें कि भाई ये होना ही नहीं चाहिए? नहीं, रूल देखें सारी बात ये रूल होता है। आपको मैं यहाँ बताऊं कि 1987 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का मैच था, टोटनी वॉश बॉलर था, सलीम जाफर बिल्कुल एग्जैक्टली शादाब की तरह ऐसे ही मूव हुआ था। कोटनी वॉश आया और वो विकेट से बहुत बाहर थे, उसने इशारा किया लेकिन उसने मारा नहीं। नतीजा क्या, 2 रन चाहिए थे पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए, और पाकिस्तान ने 2 रन उसके बाद बना लिए और वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो गया। तो क्रिस गेल ने भी किया था, क्रिस गेल ने भी आउट नहीं किया, उनका भी एक क्लिप है, वायरल हुआ है। देखिए वेस्ट इंडीज की सब बातें होती है मॉरल वैल्यूज की। ये बताओ क्या ये एक बताता है कि यू आर हंग्री फॉर ए विक्ट्री। उनको पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई में एक ना एक मैच जीतना चाहता, अब तक वो 6 मैच खेले, अब तक जितने भी मैचेस खेले। इस तरह की जब कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, ये थर्ड अंपायर के पास ना जाने वाला मामला, आपको याद होगा कि कोहली से भी एक दफा ऐसा हो गया था और फिर नो बॉल हो गई थी, तो याद है आपको इकबाल साहब? तो ऐसा क्यों, ऐसी कंट्रोवर्सी एटलीस्ट खेल में तो नहीं करनी चाहिए ना, सियासत में तो होती है। देखिए सारी बातें, यहाँ कप्तान को इंटरफेयर करना चाहिए था, कप्तान को चाहिए था, हशमतुल्लाह शाहिदी को चाहिए था कि वो जनाब शादाब को वापस ले आए। एक लम्हा ऐसा लग रहा था कि शायद वापस ले आएंगे, लेकिन देखिए मैं आप ये बताऊं कि जब फील्ड के अंदर होता है ना आदमी, तो वो एट द हीट ऑफ द मोमेंट के अंदर मतलब वो एकदम परेशान थे कि किस तरह जीते, इसलिए कि शादाब की जो बैटिंग थी, जो आखिरी 2 ओवर में 27 रन चाहिए थे, उन्होंने एक 6 मार के एक 4 मार के पल्ले को तकरीबन बराबर कर दिया था। हाँ, तो मतलब ही वाज लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंटली, और फिर जाहिर सी बात है वो चाह रहे थे कि किस तरह को इनको विक्ट्री मिल जाए, इसलिए कि ये उनकी एक होम सीरीज थी, श्रीलंका के में खेला, ये उनकी होम सीरीज थी। वो चाह रहे थे कि कुछ ना कुछ पहले एशिया कप से पहले एक आध मैच जीत जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ऐसी जीत जो है ना, ऐसी जीत कोई जीत नहीं होती। मैं ये कहता हूँ कि ये गेम को डिसग्रेस करना होता है, अपने आप को डिसग्रेस करना होता है। डिसग्रेस की आपने बात की है, आपने इकबाल साहब डिसग्रेस की बात की है, तो अफगानी एक हरकत और भी करते हैं कि ये लोग जब हारने लगते हैं या फिर इनको फील हो जाता है ना कि बस अब निकल गए। फड्डे के अलावा आपने देखा होगा इसी गेम में उसने विकेट पे बॉल मार दी थी इसी गेम के अंदर, तो ये जो हरकत करते हैं बड़ी चीप लगती है। भाई आप बाय द बुक्स चलें, यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक क्रिकेट है अगर वो खेल रहे हैं अपने उस्तादों के साथ, आप ये कर रहे हैं। देखिए जनाब, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप है ना, वो आपको फील्ड में भी नजर आते हैं, हर मौके पे नजर आते हैं, हर मैदान में नजर आते हैं। इंग्लैंड के अंदर सीरीज के बाद जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हराया था, तो मुझे याद है कि अफगानी स्पेक्टेटर्स ने पाकिस्तानी जितने लोग थे, जितने भी लोग नजर आ रहे थे, उनको मारा था बाकायदा, उठा के मारी थी, आग वाग भी लगाई गई। हाँ, बहुत जो लड़ाई झगड़ा हुआ करते हैं, तो मतलब लेकिन इससे पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं होता, उससे बदनामी उन्हीं की होती है। उनसे बदनामी ये होती है कि जनाब अगर वो जीत भी जाते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि जनाब ये कोई जीत। इकबाल साहब, इसका सबसे खूबसूरत जवाब जो है ना, वो नसीम शाह ने दिया था कि जब उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि जी आपने इतनी अच्छी बैटिंग की है, इसका क्रेडिट आप किसे देते हैं, उन्होंने कहा जी अफगान बॉलर्स को। ये सबसे बेहतरीन जवाब था, सही बात है। और ये शटअप कॉल कही जा सकती है जो थी। अच्छा इकबाल साहब हमारे साथ ही रहिएगा, हमें आगा बश्ती साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है सैरिश, तो उनसे जान भी लेते हैं 59 का हिस्सा है, ये कितने हद तक पाकिस्तान की फेवर में जा रहा है और आने वाले एशिया कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या हो सकती है। इकबाल साहब हमारे साथ ही हैं। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आगा साहब क्या कह रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सितारे आगे एशिया कप आ रहे हैं? पाकिस्तान के क्रिकेट के सितारे जब इस मैच का आगाज हुआ है,
होने वाला है सॉरी, तो आप देखेंगे पाकिस्तान अपनी जो तरक्की का सफ़र है, आगे बढ़ने का सफ़र है, वो बहुत शानदार तरीके से करेंगे और इस एशिया कप में आलमी रिकॉर्ड बनेंगे। और आप लोग देखेंगे पाकिस्तानी टीम ऐसी टीम बनेगी कि जो शायद कि न कल न आइंदा इस तरह की जो एक मजबूती के साथ अपने मुकाम, अपना जो शानदार जो है वो जीत का जो सिलसिला है वो हासिल करते हुए आगे बढ़ेगी। और यकीनी तौर पर पाकिस्तानी टीम आने वाले वक्त, और मैंने आपके ही प्रोग्राम में वर्ल्ड कप की और आलमी चैंपियन बनने की पेशेंट बिल्कुल ऐसा ही था और आलमी चैंपियन हम बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वनडे में हम रैंकिंग में नंबर 1 आ चुके हैं। आगा साहब, 2 सितंबर को सबसे ज्यादा क्रिकेट की तारीख के अंदर जो सनसनीखेज मुकाबला तस्वुर किया जाता है वो है पाक भारत, इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है एशिया कप के लिए 2 सितंबर को। तो क्या सितारे क्या कह रहे हैं? दिल तो हमें मालूम है क्या कह रहा है, दिल पाकिस्तान, सितारे क्या कह रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूँ आपकी तवज्जो और उस दिन चला भी लीजिएगा और पाकिस्तान जीत जाएगा और आसानी से जीत जाएगा, कोई टक्कर नहीं होगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान और इंडिया को आसानी से हरा कर उनको अपनी औकात दिखा देगा। पाकिस्तान के सितारे इस वक्त जिस घर पर है, मैं हैरान हूँ कि और अगर पाकिस्तानी टीम अगले 4-5 साल तक पूरी दुनिया में हुक्मरानी में रहेगी। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि बागा साहब वर्ल्ड कप भी हमारे पास आ रहा है इस दफा और ये भी एशिया कप भी हमारे पास ही आ रहा है? अच्छा, एशिया कप के बारे में अभी तक क्योंकि मैं थोड़ा सा क्योंकि उसमें हूँ अभी, इसके ऊपर इंशाल्लाह अगले जो प्रोग्राम है उसके ऊपर काम करेंगे। फिलहाल इंडिया को हराने के ऊपर मैं आपको 100% यकीन से कह सकता हूँ आसानी से हराएगा और आसानी से हराएगा। और आगे वर्ल्ड कप के लिए अभी आपके साथ और प्रोग्राम करेंगे तो इसके ऊपर सॉरी अपने एशिया कप के लिए बात करेंगे और इंशाल्लाह 2 दिन बाद मेरे ख्याल से शुरू हो रहा है नेपाल के साथ पाकिस्तान का, तो उसके हवाले से भी हिसाब लगाएंगे। फिलहाल तो ये कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीतेगा, ये 100% लिख के रखे आप। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, इकबाल जमील साहब भी सारे हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये जो 2 सितंबर को मैच होने जा रहा है, इकबाल साहब आपकी भी राय ले लेते हैं। क्या लगता है आपको, पाकिस्तान का पलड़ा भारी है? यार मतलब ये बताए पाकिस्तान जो है ना इस वक्त मोराल तो पाकिस्तान का हाई है अफगानिस्तान की सीरीज हारने के बाद। दूसरी जानिब भारतीय क्रिकेट टीम जो है, ठीक है, उन्होंने कुछ खिलाड़ी को रेस्ट दिया था, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2-1 से T20 में हार के आ रही है। दूसरी बात है कि जो भारत की जो ओपनिंग प्लेयर्स हैं और 2 प्लेयर्स सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली पे वो बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। सूर्या कुमार जो उनके स्ट्राइक बैट्समैन थे, उनकी फॉर्म बड़ी खराब थी वेस्ट इंडीज से पहले, लेकिन अब दोबारा वो फॉर्म में आ रहे हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को एज हासिल है। पाकिस्तान जो जाएगा यकीनन कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा और भारतीय में वैसे इकबाल साहब आपको नहीं लगता हमने बहुत ज्यादा रिलाई किया हुआ है बाबर पे, इमाम पे, फखर पे, जो हमारा मिडिल ऑर्डर है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा? देखिए एक बात सुने, मिडिल ऑर्डर का मसला पाकिस्तान में हमेशा से रहा है, लेकिन अब मेरे ख्याल में आगा सलमान आने के बाद इफ्तिखार भी अच्छा खेल रहे हैं। देखिए सऊद शकील को खिलाते या नहीं खिलाते, अनलकी वो रन आउट हो गए थे, आखिरी मैच में उनको मौका मिला, लेकिन मेरे अपना ज़ाती ख्याल है कि सऊद शकील को मेरे ख्याल में ज़रूर खिलाना चाहिए कि उसमें उसके अंदर एक टेम्परामेंट भी है और 50 ओवर का जो मैच होता है 50 ओवर वो बड़ा लंबा एक लिहाज से आप उसको मिनी टेस्ट मैच कह लें कि टेस्ट मैच में भी बाज़ औक़ात 50 ओवर नहीं किए जाते, तो सऊद शकील शुड बी डूइंग। तो आई एम श्योर अबाउट दैट कि सऊद शकील अगर आएगा तो मिडिल ऑर्डर और स्ट्रेंथन हो जाएगी यकीनन पूरी तरह। मुझे वैसे पता है आपको, जब ये दरमियान में दूसरे मैच में अफगानिस्तान ने 300 के करीब स्कोर कर लिया था तो कहा गया था कि भाई कन्विंसिंग विन नहीं थी। तो ये जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हैं, यहाँ पे टफ विन्स हैं, वो कितना कॉन्फिडेंस मजीद बहाल करती हैं अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए आगे एशिया कप के, वर्ल्ड कप के? अपना सवाल रिपीट करें आप। क्या मेरे कहने का मतलब ये है इकबाल साहब की जो हमारी टफ विन्स हैं या फिर जो कंडीशंस हैं श्रीलंका की जिस पर हम खेलते आए तकरीबन 2 महीने से खेल रहे हैं, ये जो हमने इतना खुद को पॉलिश किया है, ये आगे एशिया कप के लिए, वर्ल्ड कप के लिए कितना हमारे लिए अच्छा होगा? बहुत फायदेमंद होगा, बहुत ज्यादा, बहुत ही फायदेमंद होगा। ये आपको ऑनेस्टली मैं बता दूं, इसलिए कि इंडिया और जो श्रीलंका की कंडीशंस हैं और पाकिस्तान की जो कंडीशंस है वर्ल्ड कप में, इसका नाम क्या, मेजर मैचेस जो हम एशिया कप में श्रीलंका में खेल रहे हैं, तो कंडीशंस का बड़ा
बहुत वाइटल होता है। बहुत सारी वीकनेस देख ली है। मिकी आर्थर पहुंच गए थे, जनाब अंबन टूटा, उन्होंने भी पाकिस्तानी टीम को अब ज्वाइन कर लिया है। तो अब ऐसी बात नहीं है। और मेरा अपना ख्याल है जो क्लोज मैचेस होते हैं ना, ये आपकी नर्व्स को, ये आपके कप्तान को टेस्ट करने का बड़ा अच्छा जरिया होते हैं, बहुत अच्छा जरिया होते हैं। ये एक लिटमस पेपर होता है कि जनाब जितने क्लोज फाइट के अंदर जाके, अफगानिस्तान के साथ क्या हुआ, अफगानिस्तान चोक इसलिए कर जाता है कि जनाब उनमें वो जो प्रेशर लेने का, क्रिकेट में जो प्रेशर लेने का तरीका है ना, वो जज्बाती हो जाते हैं। अफगानी टीम के प्लेयर जो है इकबाल साहब जज्बाती हो जाते हैं। अच्छा, प्रेशर की आपने बात की है, अभी आगा साहब हमारे साथ हैं, उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि जो 2 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा उसमें पाकिस्तान बिना किसी प्रेशर के जो है वो जीत जाएगा। आगा साहब लगे तो ये भी बता दीजिएगा कि 14 तारीख को जो होने वाला है वर्ल्ड कप का मैच इंडिया और पाकिस्तान का, उसके नंबर्स क्या कह रहे हैं? उसके भी नंबर मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी टीम एक नई ताकत, एक नई कुव्वत अल्लाह ताला की मदद और ताईद के साथ इंशाल्लाह आप देखेंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तान का झंडा बुलंद होगा और बुलंदियों पर होगा। और आप देखेंगे, मैं देखूंगा, पूरी दुनिया देखेगी, अल्लाह जिंदगी दे, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाएगा, 100% जीत जाएगा। आगा साहब, पाकिस्तान जीत जाएगा। जरा थोड़ा सा मुतमईन पाकिस्तानी कौम को भी कर दें, बिजली के बिलों से परेशान है। ये बिजलियों के हवाले से तो आपको पता है, पिछले 1 साल से मैं आप लोगों से गुजारिश करता आ रहा हूँ और आप लोगों के ही प्रोग्राम में और मुख्तलिफ प्रोग्राम में महंगाई का तो कोई रुकने का कोई नाम नजर नहीं आता है और ये सिलसिला जारी रहेगा। और खुसूसन अहले कराची के लिए कोई अच्छी खबर फिलहाल मेरे हिसाब से तो नहीं है। बस इससे ये जरूर होगा कि नींद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद की रात भर नहीं आती। आगा साहब, कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इकबाल जमील साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन करेंगे एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दुनिया बोल है आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक अच्छी खबर आपको देंगे। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में क्रिकेट का गोल्ड मेडल पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम के नाम हो गया। फाइनल में पाकिस्तान ने इंडिया को हराकर यह एजाज़ अपने नाम किया। बर्मिंघम में होने वाले फाइनल में इंडिया ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स में 3 विकेटों पर 184 रन बनाए थे। इंडिया की जानिब से इंडिया के दरगाह तोम्पा ने 76 रन की शानदार इनिंग खेली, मगर इसके बाद मोहम्मद सलमान और बदर मुनीर ने पाकिस्तान की तरफ से अच्छी बैटिंग की और तीसरी विकेट के लिए नाकाबिल शिकस्त 79 रन बनाकर पाकिस्तान को 8वीं जो है ना वो फतह दिलवा दी है और अपना गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। और ये जीत चुके हैं। एशिया कप से कबल जो है भारत को शिकस्त देकर बड़ी कामयाबी ली है हमारी टीम ने, जिससे वाइस कैप्टन बदर मुनीर ने हमें ज्वाइन भी कर लिया स्टूडियो में। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बदर मुनीर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको, जो ये जीत का सहरा आपके सर बना। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदद किया और खैर मुबारक जनाब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ज़बरदस्त जी। अच्छा ये बताइए कि ये मैच खेलते हुए जब 184 का टारगेट आपके सामने आ गया तो किस तरीके से जो है वो आपकी टीम उस वक्त, क्योंकि आप वाइस कैप्टन भी हैं, टीम मीट हुआ होगा, जाहिर सी बात है कप्तान ने कुछ कहा होगा, आपने ही बताया होगा, किस तरीके से कितने हौसले बुलंद थे कि हाँ जी हम कर लेंगे? जी सर, जब हमें ये टारगेट मिला तो हमें पिच और ग्राउंड की सिचुएशन से इतना आइडिया हो गया था कि ये जो स्कोर हमें टारगेट मिला है ये कोई ज़्यादा नहीं है। तो प्लेयर्स ज़ाहिर है सब फॉर्म में थे, तो हमारा कैप्टन भी काफ़ी अच्छी फॉर्म में था, तो इसलिए उसने कहा कि मैं जाता हूँ और मैं इंशाल्लाह जो हमें रिक्वायर्ड एवरेज है वो लेके चलेंगे। तो वो शुरू में गए हैं, उन्होंने जाके खेला है, जब देखा उन्होंने कि वो जो है सही बैट पे बॉल आ रही है तो ज़ाहिर है रन बन रहे हैं सही, तो उन्होंने और तेज़ी से खेलना शुरू कर दिया। स्कोर हमें शुरू में अच्छा मिल गया, तो उसके बाद तकरीबन 9 ओवर के बाद 1-2 विकेटें गिरी हैं और फिर मैं गया हूँ और मैंने और सलमान की, हम दोनों की पार्टनरशिप लगी और हमने वो स्कोर चेज़ किया और हमने 6 ओवर पहले ही कंप्लीट कर लिया। क्या बात है आपकी, बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जब आप लोग वापस आए आप लोगों का इस्तकबाल किस तरह का हुआ, कैसा महसूस हुआ, कैसा लग रहा था? जी हमारे जो PBCC के मतलब पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के जो लोग थे उन्होंने बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया है। हमारी जो कम्युनिटी है ब्लाइंड कम्युनिटी, वो दोस्त आए हुए थे, उन्होंने बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया है। वैसे मीडिया नहीं था आया उधर, तो इसलिए आपका शुक्रिया अदा।
नहीं जी, जितना भी आप लोगों की तारीफ की जाए वो कम है। आपने बहुत ही ज़बरदस्त कारनामा दिया है, क्योंकि इस मुकाबले में 8 के 8 मैचेस जो है वो हमारी टीम माशाल्लाह से जीती है। अनडिफिटेड टीम जो है वो रही है फिनाले तक। ये बड़ी ही ज़बरदस्त बात है। तो ये जो आपने हौसला और ये जो मोराल बुलंद हुआ था, ये पहले मैच से ही ये सिलसिला चलता रहा कि अब हमें इसे कंटिन्यू रखना है, और टीम में ये बातें चलती रही हैं कि हाँ जी हमें ये कंटिन्यू रखना है, कहीं पर भी जो है वो हमें ईजी फील नहीं करना है और अगले स्टेप के लिए तैयार रहना है। एक्चुअली सर इसके पीछे थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ। जी बताएं। पिछले साल भारत में था एक वर्ल्ड कप T20 का होस्ट कर रहा था, तो उसमें उसके लिए ना हमने बहुत ज़्यादा तैयारी की हुई थी और भारत ने हमें वीज़ा नहीं अलाउ किए, तो डिनाई कर दिया उन्होंने। तो हमारे प्लेयर्स में काफी गुस्सा था और बिल्कुल आप लोगों ने निकाला। भारत को पता था उनका क्या हाल होना है जी, 184 करके भी, इसीलिए तो वीजा नहीं दे रहा था। वैसे मुझे एक बात बताएं बदर, जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, मेरे जहन में काफी देर से चल रही है, बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है ये जो हमारी दूसरी क्रिकेट टीम है ना, क्रिकेट पाकिस्तानी, आप लोगों को भी क्या वैसे ही प्रोटोकॉल मिलता है, वही फैसिलिटीज मिलती हैं, वैसे ही आप लोगों के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होते हैं? बड़े मुतमईन हैं आप अपने क्राइटेरिया से जो भी आपके बोर्ड ने रखा हुआ है? नहीं मैम, अगर फाइनेंशियली बात की जाए तो हमें जो मिलता है वो नाकाफ़ी है। मतलब कि अगर कंपेयर करें हम दूसरी टीम से तो उनको तो बहुत ज़्यादा मिलता है, उनके साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते हम। हमें PBCC और जो हमें PCB बजट देता है उसमें रह के महदूद वसाइल में हमारी जो PBCC है, पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल, वो हमें मुहैया करती है सहूलतें। इसमें कॉन्ट्रैक्ट वो देती है, आप इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते, आप इसको स्टाइपेंड कह सकते हैं, तो वो देती है PBCC, ऑनरेरियम देती है, लेकिन वो बहुत कम है। अच्छा, आपका सालाना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आप बता रहे हैं नहीं होता है आपको, यानी आपके खिलाड़ियों को नहीं मालूम टीम में कब कौन होगा और कौन नहीं। आप जो ये ट्रॉफीज होती हैं, जो चैंपियनशिप होती हैं, इस हिसाब से खिलाड़ी को जो है वो चूज किया जाता है, ये बता रहे हैं? सर इसमें ऐसा होता है कि 6 महीने का होता है ये ऑनरेरियम, तो 6 महीने के बाद दोबारा परफॉर्मेंस देखी जाती है प्लेयर्स की, और जो प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो ऊपर आ जाते हैं, तो उनको आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 6 मंथ्स का होता है, एयर का नहीं होता। अच्छा ये बताइएगा, आने वाले मैचेस के अंदर कौन सी सीरीज जो है वो आ रही है जिसके लिए तैयारियां चल रही हैं आपकी? सर अभी एक्सपेक्टेड है कि दुबई में हमारी सीरीज हो भारत के साथ, लेकिन ये अभी एक्सपेक्टेड है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, आपको पता ही है पाकिस्तान और भारत के हालात। सही। तो बदर, अभी ये जो आप लोगों ने जीता है, आप लोग जीत के आए हैं एशिया कप से पहले, आपने भारत को शिकस्त दी है, यहाँ जो प्राइस मनी मिली है अच्छी मिली है? आप लोगों को जो मैचेस होते हैं उसमें जो इनामी रकम होती है वो अच्छी दी जाती है? मैम इसमें हमें कोई प्राइज़ मनी नहीं मिली, कोई रकम नहीं मिली अभी तक। हमें सिर्फ ये मेडल जो मैंने पहना हुआ है ये मिला है, और वर्ल्ड गेम्स की तरफ से तो ये है, बाकी कोई अनाउंसमेंट किसी हुक्मरान की तरफ से या हुकूमत के किसी ओहदेदार की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं है ऐसी हुई जो हमें। वैसे बदर, हमारे लिए जो है ना ये मेडल जो है ये पैसों से बहुत बड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब ये मेडल हमारे सीने के ऊपर आता है तो जो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, उसकी बात ही कुछ और है। खैर इसमें मराद भी जो है वो होनी चाहिए साथ साथ। ये बताइए, जब ये मेडल जीत कर आप घर आए, इलाके वालों ने किस तरह से वेलकम किया, घर वालों के क्या तासुरात थे, कुछ हमारे साथ शेयर करें, हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। एक्चुअली सर मैं आपको बताऊं, अभी रात को ही हम पहुंचे हैं, तो सुबह आपने दावत दी हुई थी तो मैं इधर आ गया हूं। अभी तो हम घर भी नहीं गए, तो घर जाएंगे तो फिर आपको बताएंगे। अभी तो हम लाहौर में ही रह रहे हैं। चलें जी, जबरदस्त। अभी भी लाहौर आप लोग जब एयरपोर्ट पे पहुंचे हो तो आप लोगों का बड़ा अच्छा वेलकम हुआ है, और इंशाल्लाह आगे चल के भी अच्छा होगा। मुझे ये बताएं बदर कि आप लोग की कैंप कहाँ लगता है, कितनी ट्रेनिंग होती है, कैसे करते हैं, ज़रा थोड़ा सा बताएंगे, क्या माहौल होता है? जी, वर्ल्ड गेम्स में जाने से पहले हमारा कैंप लगा था मीरपुर कश्मीर में, और उसके बाद 2 दिन का PCB नेशनल क्रिकेट अकेडमी में लगा था। तो ये हमारा कैंप था, और लाहौर में भी लगता रहता है, मुख्तलिफ शहरों में लगता रहता है हमारा कैंप, डिपेंड करता है। तो आप लोगों के ड्रेसिंग रूम का माहौल ज़रा शेयर कीजिएगा, वो कैसा होता है, मशवरे चल रहे होते हैं? जी बिल्कुल, जाहिर है क्रिकेट जब खेलने गए हैं तो क्रिकेट के हवाले से मशवरे तो चल ही रहे होते हैं, और ड्रेसिंग रूम हमारा, क्योंकि टीम जो है वो बड़ी मेरिट पे सिलेक्ट होती है, तो इसलिए प्लेयर्स बड़े घुल मिल के रहते हैं और बड़े अच्छा एक कनेक्शन रहता है प्लेयर्स में।
अच्छा जी, टीम मेरिट पे सेलेक्ट होती है, इस वजह से सियासत नहीं है, ये बता गए हैं बदर मुनीर। यानी गायबाना तौर पे उन्होंने ये भी बता दिया है कि जहां ड्रेसिंग रूम में फड्डे हो रहे हैं वो मेरिट पे टीम सेलेक्ट नहीं हो रही है। और वो कौन सी टीम की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये भी हम थोड़ा थोड़ा पहुंच रहे हैं उस तरफ। लेकिन अभी जो हमारी टीम है, नेशनल टीम, वो भी बहुत अच्छा कर रही है। अच्छा, हर मैच के बाद जो है वो हमने देखा है कि जो कौमी टीम के कप्तान हैं बाबर आजम, वो आते हैं ड्रेसिंग रूम में और एक स्पीच देते हैं, एक माहौल बनाया हुआ है, एक पॉजिटिविटी है और इसी को आगे लेके, तसलसल को आगे लेके चल रहे हैं। तो आपकी टीम में भी जो है वो कप्तान की जानिब से या आप वाइस कैप्टन है, आपकी जानिब से कोई बताया जाता है कि जी आज हमने ये थोड़ी सी फील्ड में बेहतरी करनी चाहिए, हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं थी, बैटिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन हमने डट के खड़े रहना है, कुछ ऐसी बातें होती हैं ड्रेसिंग रूम में? जी जी सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये देखें, कैप्टन ही होता है जो सबको जोड़ कर रखता है। तो जैसे बाबर भाई सबको जोड़ कर रखते हैं, इसी तरह हमारे निसार अली भी सबको इसी तरह जोड़ के रखने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। और इसी तरह बातें होती हैं, मोटिवेट भी किया जाता है और जो चीज़ गलत की जा रही होती है वो उसको सही करने के लिए भी बताया जाता है। तो ये बदर ज़बरदस्त, अल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद आगे कामयाब करे। बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ। अगर दुबई में सीरीज़ होती है जिसमें आप लोग जाएंगे, और दूसरा मैं ज़रूर ये कहूँगी कि जो अरबाब इख्तियार हैं उनको इस पर थोड़ी नज़र षानी करनी चाहिए कि आप लोगों के लिए कोई इनामी रकम ज़रूर होनी चाहिए कि जिससे आपका मोराल हाई हो, आपका हौसला और बढ़े। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती बात, थैंक यू सो मच। जी सैरिश, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और बदर मुनीर तो फिर जिस फील्ड में भी हो, आपको पता है सुपर हिट ही होते हैं, चाहे वो फिल्मों में हो चाहे वो क्रिकेट में हो। तो बदर मुनीर का राज जो है वो यहाँ पर भी चल रहा है। खैर, ये तो हमारे देश की बात थी, बात कर लेते हैं गोरे के देश में पाकिस्तानी तालिब इल्म की कमाल महारत की धूम है, क्योंकि होनहार तालिब इल्म कामरान खान ने एनिमेशन की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। कामरान नामी पाकिस्तानी शहरी ने अमेरिका में होने वाली ऑनलाइन माइक्रो स्टार इंटरनेशनल कैरियर पैनल में जो एक एनिमेशन तैयार की है इस कैटेगरी में। जी जनाब, इसी पर बात करने के लिए कामरान इस वक्त में ज्वाइन भी कर चुके हैं। वेलकम टू आवर शो कामरान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आप छोटे से आप हैं तो ये किस तरह आपने ये कर लिया माशाल्लाह से, ये ऑनलाइन माइक्रो स्टार इंटरनेशनल क्रिएटर का जो पीपल्स चॉइस एनिमेशन कैटेगरी में पहली पोजीशन हासिल करना है, कैसे मुमकिन हुआ? हाँ जी, ये तो मैं यूट्यूब पे एनिमेशन के वीडियो देखता था, तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, उसको बहुत ज़्यादा स्टडी किया। तो अप्रैल 2023 पे जब मेरा एक मेंटर है जिसका नाम CGT है, यूट्यूब पे चैनल है, उनसे एक अनाउंसमेंट सुनी जिसमें वो कह रहा था कि ये मुकाबला अगर आप पार्टिसिपेट करें तो अच्छा होगा। तब मैंने एनिमेशन बनाया, रेंडर किया और फिर सबमिट कर दिया। फिर उसके बाद बात जब जो लोगों का मुझे प्यार मिला, जो उसका सपोर्ट मिला, वो अनबिलीवेबल था। अच्छा, अगर हम सरिश शुमाली वज़ीरिस्तान की बात करें जहाँ से कामरान का ताल्लुक है इस वक्त, वहाँ पर इंटरनेट भी जो है वो इतना अच्छी जो है तरीके से अवेलेबल नहीं है, हर जगह पर अवेलेबल भी नहीं है और वहाँ पर सहूलियात भी जो है वो बहुत कम है। उसके रहते हुए कामरान, आपने जो है ये एक इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में ना सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि इसे जीत कर अपने नाम भी जो है वो सहरा, जीत का सहरा आपने पहना है। मुझे बताइए किस किस्म की मुश्किलात वहाँ पर आप फेस कर रहे हैं इंटरनेट को लेकर के और IT इंडस्ट्री को लेकर? हाँ जी, मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें बिजली का भी मसला होता है और साथ में जो बड़ी मसला है वो इंटरनेट का है। फिलहाल जब मैं बैठा हूँ, मेरे प्रिंसिपल का ऑफिस से जाते इंटरनेट मुहैया है और ये मुझसे बहुत दूर है, 4 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक दूर है मुझसे, और इंटरनेट का बहुत मसला है। और जब मैं इस एनिमेशन पर काम कर रहा था तो उस वक्त मुझे जब किसी मॉडल की ज़रूरत होती थी या फिर इसको रेंडर करने की ज़रूरत होती थी तो मुझे इतना दूर आना पड़ता था और इसको मैं करता था। अच्छा, मुझे कामरान ये बताएगा कि आपने ये जो इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है, पहली पोजीशन ली है, पीपल्स चॉइस एनिमेशन कैटेगरी है ये, इस कैटेगरी में कौन कौन से दीगर आपके साथ मौजूद थे मुकाबले में लोग और वो कहाँ से बिलोंग करते थे? कुछ बताएंगे इस मुकाबले के हवाले से, कैसे आपने इसमें पार्टिसिपेट किया? हाँ जी, ये मुकाबला वर्ल्ड वाइड था, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर था और इसमें 300 प्लस पार्टिसिपेंट्स थे जिसने अपनी आर्ट वर्क यहाँ पे सबमिट किया था। लेकिन मेरा वाला आर्ट वर्क टॉप पोजीशन हासिल किया जो पब्लिक जो चॉइस अवार्ड थी उसमें। तो आप कितना टाइम देते हैं इस पर, प्रैक्टिस पर, या फिर जब आप बैठते हैं सिस्टम पर तो बस वक्त का पता ही नहीं चलता? कुछ बताएंगे कितना वक्त देते हैं? हाँ जी, जब स्कूल से वापस आता हूँ तो पहले उसका स्टडी करता हूँ, फिर डायरेक्टली मैं जब कुछ सीखना होता है तो यूट्यूब पे जाके सर्च करता हूँ या फिर ऑफलाइन वीडियोस देखता हूँ और फिर रात के टाइम पे मैं इस पर प्रैक्टिस करता हूँ।
आगे सॉरी आप पूछ लीजिए। अच्छा, प्लान्स क्या आपके? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, क्या करना है आपने? फ्यूचर में तो मुझे मोशन डिजाइनर और साथ में गेम डेवलपर भी बनना है, क्योंकि मुझे गेम डेवलपमेंट में बहुत शौक है और मैं फिलहाल इस पे काम भी कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कामरान, आपने अभी बताया कि आपको 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है कोई भी प्रोजेक्ट को रेंडर करने के लिए। क्या आपके पास सिस्टम अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से आप रेंडरिंग के लिए इतना दूर जा रहे हैं? सिस्टम अवेलेबल है, मेरे पास लैपटॉप है, लेकिन बिजली नहीं है। मेरा जो घर है वो बहुत मतलब पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे। अच्छा, बिजली की वजह से आप इतनी दूर जो है वो जाते हैं। और एआई में जो है वो आप, क्योंकि आप गेम्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी ज़रूरी है कि आप पढ़ रहे होंगे, उस पर कोई रिसर्च कर ही रहे होंगे। इसके हिसाब से कोई आपने इस वक्त प्रोजेक्ट प्लान किया है इन फ्यूचर? क्या अपना कोई कैरेक्टर बनाया आप? हाँ जी, मैंने प्लान किया हुआ है। मतलब कैरेक्टर कंप्लीट है, अब सिर्फ प्रोग्रामिंग बाकी है। गेम पे काम चालू है, मैं अपनी तरफ से गेम बना रहा हूँ, तो वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? पढ़ाई जो दूसरी साथ चल रही है उसके बारे में बताइएगा। मेरा मेट्र का एग्जाम हुआ है, रिजल्ट आउट उसका। अच्छा, बहन भाइयों के बारे में बताइए, कितने बहन भाई हैं आपके? वालिद साहब क्या करते हैं? घर में कौन कौन है? जी, मेरा वालिद साहब बस मजदूरी करता है, और मेरे और 3 भाई है, जो एक सोशियोलॉजी पढ़ता है, एक इंजीनियर है और एक इंडियन फोर्स में। क्या बात है। चलिए जी, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे। बहुत शुक्रिया आपका कामरान, आपने अपना वक्त हमें दिया। ऐसे ही मेहनत करते रहे, अपने पेरेंट्स का नाम करते रहे, मुल्क का नाम तो आप रोशन कर ही रहे। ओह यस, और वो भी शुमाली वज़ीरिस्तान के, जिस जगह पर इंटरनेट भी नहीं है और बिजली भी नहीं है, और बिजली की वजह से इन्हें 4 किलोमीटर दूर भी जाना पड़ता है। तो ये जब अपने बच्चों को ये बताएंगे, जैसे हमारे वालिदैन हमें बताते हैं कि बेटा 7 किलोमीटर हम जाते थे दूर स्कूल के लिए, बीच में एक नदी भी होती थी और दरख्त के ज़रिए पार करना पड़ता था। यही स्टोरी ये भी अपने बच्चों को सुनाएंगे जब सक्सेसफुल अपनी सक्सेस स्टोरी बताएंगे। सारी ऐसी कहानियाँ जो हैं वो आपका मोराल बुलंद कर देती हैं, जो लोग उन इलाकों में रहते हैं जहाँ ये फैसिलिटीज़ बड़ी ईजिली अवेलेबल है, जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर वगैरह। तो यहाँ पर रहने वालों के लिए बड़ी सीख की बात है कि आप कोशिश अगर करें तो क्या हो नहीं सकता। बिल्कुल। अब मेरा ख्याल है कि इजाज़त ले लें, जरूरी है तो टाइम क्योंकि इस वक्त ओवर हो चुका है। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है।